कहानी खास तौर पर उन दोस्तों के लिए है जिन्हें रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं, अजीब घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी बातें। और जब रहस्यों की बात आती है तो पूरी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जिंदगी खास तौर पर उसकी मौत रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी कहानियाँ उससे जुड़ी हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये व्यक्ति रूस से था और रूस के अंतिम शाही परिवार ज़ार निकोलस द्वितीय के परिवार का एक बहुत ही करीबी ग्रिगोरी रास्पुतिन। रास्पुतिन की जिंदगी और खासकर उसकी मौत पूरी दुनिया में एक लेजेंड बन गई है। आज की कहानी असल में रास्पुतिन की मौत से जुड़ी दो अलग अलग कहानियों में से एक है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रास्पुतिन की मौत के लगभग 80 सालों तक लोगों के बीच लोकप्रिय रही है और आज भी कई लोगों के बीच ये कहानी मशहूर है। लेकिन असल में क्या हुआ था, इस पर कई लोग अलग अलग जांचें, फॉरेंसिक रिपोर्ट और इतिहासकार अब तक अलग अलग राय रखते हैं। 21 जनवरी 1869 ग्रिगोरी रास्पुतिन का जन्म रूस के एक छोटे से गांव पोकेर्सवोई में हुआ था। उसके पिता का नाम येफिन और माँ का नाम अन्ना था। वे एक गरीब किसान परिवार से थे। इस परिवार में कुल 9 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ 2 ही जीवित बचे, एक ग्रिगोरी रास्पुतिन और दूसरा उसकी बहन फिदोसिया। रास्पुतिन के बचपन और शुरू की जिंदगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप उन पुराने गांवों के रिकॉर्ड देखें तो ये पता चलता है कि शराब पीने के बाद छोटे मोटे झगड़े और चोरी आम बात थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा अपराध या गंभीर घटना दर्ज नहीं है। साल था 1886 जब ग्रिगोरी रास्पुतिन 17 साल का था। वे अपने गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर अब्लाख पहुंचता है। वहीं इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो आगे चलकर उसकी पत्नी बनी। उसका नाम था प्रस्कोविया डुब्रोविना। इस कपल के 7 बच्चे होते हैं, जिनमें से सिर्फ 3 ही जीवित बचते हैं। प्रस्कोविया डुब्रोविना रास्पुतिन की मृत्यु तक उसकी पत्नी बनी रही। हाँ, ये अलग बात है कि वे दोनों ज़्यादा समय साथ नहीं बिताते थे, लेकिन प्रस्कोविया उस दूर दराज गांव में रहती रही और अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही। इसके बाद रास्पुतिन अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ता है। आखिरकार शाही महल के बड़े प्राइवेट हिस्सों तक पहुंच जाता है। अब साल आता है 1897। आज भी कई इतिहासकार ये नहीं समझ पाते कि ग्रिगोरी ने 10 साल बाद अपनी पत्नी को छोड़कर सफ़र क्यों शुरू किया, लेकिन आखिरकार इस यात्रा में वे कई ईसाई चर्चों में जाता है। वे बहुत से ईसाई पादरियों से मिलता है और यहीं से कहा जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वे शराब छोड़ देता है। कई मामलों में वे कर्मकांडों का पालन करने वाला बन जाता है। वे मांसाहारी भोजन, जो कि विशेषकर रूस की ठंड में एकमात्र ऑप्शन होती है, इकलौती ऑप्शन होती है, छोड़ देता है। अब वे केवल वेजिटेरियन खाना खाने लगता है। अब रास्पुतिन की लाइफ से जुड़ी घटनाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूंगी। इसे मैं बहुत छोटा करके समराइज करके आपके आगे रखूंगी। हम आखिरकार उसकी रहस्यमयी मौत तक पहुंचेंगे। अब साल आता है 1900 तक साइबेरिया का पूरा एरिया मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों से बहुत दूर, वहाँ ग्रिगोरी रास्पुतिन का नाम काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। वह एक बहुत ही यंग लड़का था जिसे धर्म में बहुत रुचि थी। वे अलग अलग गांवों में यात्रा करता है। ये बातें बहुत से नॉर्मल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जब लोग ऐसे इंसानों को देखते हैं जो मानवता को बहुत मानते हैं तो वे इन्हें ईश्वर का एक अनोखा अवतार मानने लगते हैं। उन्हें अपने दुखों का समाधान मान लेते हैं। इन चर्चों के कई बड़े पादरी भी, जो धार्मिक नेता थे, ग्रिगोरी को एक खास आदमी मानते थे। वे एक यंग लड़का था जिसे धर्म में गहरी रुचि थी। तो इन सभी लोगों ने मिलकर ग्रिगोरी के लिए एक लेटर लिखा। ये लेटर उस समय की रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग भेजा गया। ये एक सिफारिशी लेटर था वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता के लिए। लेटर में लिखा था कि ये एक युवा बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और जिसने ये लेटर लिखा उसका नाम था बिशप सर्गेई। रास्पुतिन ने ये लेटर अपनी जेब में रखा और सेंट पीटर्सबर्ग की ओर रवाना हुआ, जहाँ रास्पुतिन रहता था।
अब ये एक ऐसा लेटर था जो इतने सारे धार्मिक नेताओं द्वारा लिखा गया था। रास्पुतिन को जार के बेटे अलेक्सी की बीमारी के बारे में बताया गया। ये बीमारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। दुनिया के कई देशों से डॉक्टर बुलाए जा चुके थे, लेकिन कोई भी अलेक्सी को ठीक नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ एक बहुत अजीब बात सामने आती है। इसे हम एक लेजेंड कह सकते हैं, एक ऐसा अजीब किस्सा जिसका असली कारण शायद विज्ञान में छिपा हो। लेकिन क्योंकि ये बात आज से 110 साल पुरानी है, और वो भी रूस की, जो उस समय बहुत पुराना, अंधविश्वासी और कम एजुकेटेड था, तो ये सब बातें कैसे रास्पुतिन के पक्ष में काम आई। यहाँ मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताती हूँ कि कैसे अचानक लोगों को लगने लगा कि रास्पुतिन अलेक्सी को ठीक कर सकता था। जब रास्पुतिन की पहली बार अलेक्सी से मुलाकात हुई, उस वक्त डॉक्टर पहले ही हार मान चुके थे। रास्पुतिन ने सबसे पहले जार अलेक्जेंडर द्वितीय और उनकी पत्नी अलेक्जेंड्रा से कहा, इसे किसी डॉक्टर को मत दिखाओ, इस बच्चे को अकेला छोड़ दो और कोई दवा मत दो। अब यहाँ क्या हुआ? अगर हम भी 110 साल पहले होते तो शायद हमें भी लगता कि रास्पुतिन के पास कोई चमत्कारी शक्ति है। लेकिन असली वजह क्या थी? क्यों जैसे ही रास्पुतिन आया, अलेक्सी की हालत में सुधार आने लगा। अगले 60-70 सालों तक डॉक्टर, इतिहासकार इस बात पर माथापच्ची करते रहे, क्योंकि विज्ञान ऐसे चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन असली कारण क्या था कि दुनिया के सबसे महंगे एक्सपीरियंस डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। लेकिन रास्पुतिन आया और कुछ ही दिनों में सुधार हो गया। उसका एक बड़ा कारण था, उस समय डॉक्टर हेमोफीलिया, एक ब्लड के रिलेटेड बीमारी का इलाज करने के लिए एस्पिरिन देते थे। अब एस्पिरिन करता क्या है, उस समय के डॉक्टरों को खुद नहीं पता था। वे बस इतना जानते थे कि ये दर्द कम करता है और बच्चा तकलीफ में है तो इसे आराम मिल सकता है। लेकिन एस्पिरिन हेमोफीलिया की हालत और बिगाड़ देता है, क्योंकि एस्पिरिन खून को पतला कर देता है। यानी एक ऐसा बच्चा जिसका खून पहले से ही बहुत पतला है, उसे एस्पिरिन देने से खून और ज़्यादा पतला हो जाएगा और खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रास्पुतिन आया और उसने कहा, डॉक्टरों को बुलाना बंद करो। तो कुछ हद तक अलेक्सी की हालत में सुधार सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसे एस्पिरिन देना बंद कर दिया गया था। लेकिन इस बात का सीधा फायदा रास्पुतिन को मिला, खासतौर पर अलेक्जेंड्रा को, जो अलेक्सी की माँ और रूसी साम्राज्य की रानी थी। उन्हें लगने लगा कि इस आदमी के पास कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है, ये ईश्वर से जुड़ा हुआ है। रास्पुतिन की जो इमेज थी कुछ ही दिनों में शाही परिवार में इतनी ऊंची हो गई कि वे सबसे बड़े सलाहकारों और मंत्रियों से भी ऊपर मान लिया गया। ऐसे ही 3-4 वाक्य हुए जब रास्पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में भी नहीं था बल्कि साइबेरिया में था। एक रात अलेक्सी की हालत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब शायद बच्चे की जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। रास्पुतिन को एक खत भिजवाती हैं। जैसे ही रास्पुतिन को ये पत्र मिलता है, वे फिर से वही बात कहता है, कोई दवा मत देना, और फिर वही होता है। एस्पिरिन बंद होती है और अलेक्सी की हालत फिर से सुधरने लगती है। लेकिन अब जैसा कि अक्सर होता है, जब आप दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के सबसे नज़दीकी लोगों में से एक बन जाते हो, तब आपको सिर्फ सलाहकार की भूमिका नहीं मिलती बल्कि सत्ता की एक छाया भी मिल जाती है। क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिक मामलों के सलाहकार नहीं होते, आप उनके इकलौते बेटे के जीवन रक्षक भी होते हो। उनके लिए आपकी अहमियत आम लोगों से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से कहानी का रुख बदलने लगता है। दूसरी बात यह है कि जब किसी का रिश्ता शाही परिवार से जुड़ता है, तब आम जनता, सामान्य अधिकारी, राजनीतिक अधिकारी, उनकी पत्नियां, बेटियां, ये सभी लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। जैसा कि आज के समय में भी देखा जाता है, कई महिलाएं ऐसे लोगों की अनुयायी बन जाती हैं, उनका समर्थन करती हैं। फिर वे लोग उन महिलाओं का इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर शोषण करते हैं। रास्पुतिन की जिंदगी और उसकी लेजेंडरी मौत की कहानी भी यहाँ से शुरू होती है। कुछ हद तक ये भी सच है कि रास्पुतिन ने इन मौकों का फायदा उठाया और महिलाओं के काफी करीब रहा। लेकिन अब एक नई कहानी शुरू होती है, और वो ये कि ज़ार निकोलस और अलेक्जेंड्रा के रिश्तेदार, उनके चचेरे भाई बहन
और दरबार के अन्य प्रभावशाली लोग महसूस करने लगे कि एक आम आदमी कुछ ही सालों में हम सबको पीछे छोड़ चुका है। अब तो कोई हमारी बात भी नहीं सुनता, हर मुद्दे पर एक ही नाम गूंजता है, रासपुतिन। तो उन्होंने रासपुतिन के बारे में कई अफवाहें फैलानी शुरू की। अलेक्जेंड्रा, उन्होंने रासपुतिन के साथ बहुत समय बिताना शुरू किया। यहाँ से बातें फैलने लगी कि रूस की रानी अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन के बीच में कोई संबंध है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की गलियों में रात को अश्लील चित्र बनाए जाने लगे, जिनमें अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन को शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया जाता था। इसके अलावा ऐसी कई कहानियां फैलने लगी, कुछ सच्चाई कुछ अफवाहें, कि रासपुतिन रात में पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ सोता है, पूरी रात शराब पीता है। ये बातें लोगों के बीच गूंजने लगी। दूसरी तरफ बहुत से लोग रासपुतिन से जलने लगे थे, वे उसे हटाना चाहते थे। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि जार निकोलस और अलेक्जेंड्रा चाहकर भी उसे अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि रासपुतिन वे व्यक्ति था जिसने उनके बेटे की जान बचाई थी। और जहां लोग रासपुतिन के खिलाफ थे, वहीं निकोलस उसे सम्मान देते हुए अपना एक विशेष खिताब देते थे, लैम्पार्डनिक, यानी दिया जलाने वाला। ये एक ऐसा पद था जिसमें उसे शाही परिवार के निजी कमरों में प्रवेश की परमिशन थी। दुनिया में किसी भी राजा के कमरे में ऐसा नहीं होता था। वहाँ शाही बच्चों के परिवार होते थे, वहाँ महिलाओं का भी निवास होता था। इन कमरों में रासपुतिन के सिवाय कोई और नहीं जा सकता था। वे जार निकोलस के सभी बच्चों के कमरों में जा सकता था, यहाँ तक कि तब भी जब वे सोने के कपड़ों में होते थे। इसके बाद शाही दरबार में ऊंचे स्तर पर काम करने वाली कुछ महिलाएं, जिनका काम शाही बच्चों की देखभाल करना था, ये ग्रिगोरी रासपुतिन के खिलाफ जार निकोलस द्वितीय से शारीरिक शोषण की शिकायत करती हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, उन सभी महिलाओं को हटा दिया जाता है, लेकिन रासपुतिन को नहीं हटाया जाता, क्योंकि ग्रिगोरी रासपुतिन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी इस शाही परिवार को मार्गदर्शन दे रहा था। अब यहाँ हम बात करेंगे कुछ भविष्यवाणियों की जो ग्रिगोरी रासपुतिन ने की थी और जो सच साबित हुई। इन्हीं भविष्यवाणियों के कारण रासपुतिन की जिंदगी के लेजेंड्स और भी बड़े बन जाते हैं। रासपुतिन उस दौर के माहौल को भली भांति समझता था। वह एक एक्सपीरियंस्ड इंसान था। उसने अपने जीवन के 20 वर्षों में बहुत कुछ देखा था और अब उसे साफ साफ महसूस होने लगा था कि उसकी जान को खतरा है और उसकी जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। उसने जार निकोलस को भी ये बात समझाई थी कि उसका जीवन अब लंबा नहीं चलेगा। अगली भविष्यवाणी जो रासपुतिन ने की थी और जो आज भी बहुत चर्चा में है, वे ये थी कि मेरी मौत के 2 साल के भीतर जार निकोलस, उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा और उसके सभी बच्चे इस दुनिया से चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये भविष्यवाणी चमत्कारी बुद्धिमत्ता की प्रमाण थी। ये वे समय था जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। यहाँ रासपुतिन ने जार निकोलस द्वितीय को एक बहुत ही समझदारी भरी सलाह दी। उसने कहा कि इस युद्ध से दूर रहो, क्योंकि अगर रूस इसमें कूद गया तो लाखों की संख्या में रूसी नागरिक मारे जाएंगे और हमारे देश का खून पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बहेगा। ये बात बाद में बिल्कुल सच साबित भी होती है। लेकिन निकोलस द्वितीय रासपुतिन की इस सलाह को नहीं मानता, क्योंकि उसके ऊपर दरबार के अफसरों का जबरदस्त दबाव था जो रूस को युद्ध में झोंकना चाहते थे। रासपुतिन की अगली चेतावनी थी कि ठीक है, अगर तुम युद्ध शुरू कर रहे हो तो कम से कम तुम खुद अपनी राजधानी से बाहर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे खिलाफ और मेरे खिलाफ कई साजिशें होंगी जो आखिर में तुम्हारे पूरे परिवार की मौत का कारण बनेंगी। जार निकोलस द्वितीय इस चेतावनी को भी नजरअंदाज करता है और वीरता या मूर्खता कहिए, वे खुद सेना की अगुवाई करने के लिए मोर्चे पर निकल जाता है और फिर वही होता है, जार निकोलस के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं और आखिरकार उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। वे भी बिल्कुल वैसा ही जैसे रासपुतिन ने कहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब तारीख आती है 12 जुलाई 1914। राजधानी से दूर एक गांव में एक 33 साल की किसान महिला रहती थी जिसका नाम था गुसेवा। एक दिन जब रासपुतिन अपने घर से बाहर निकल रहा था
तभी गुस्सेवा ने उस पर एक बहुत बड़ी और तेज धार वाली छुरी से हमला कर दिया। उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन रास्पुतिन बच गया। बाद में पता चला कि गुस्सेवा को जार निकोलस के चचेरे भाई और एक बहुत ही बड़े अधिकारी ने पैसे देकर भेजा था ताकि वे रास्पुतिन को मार सके। ये रास्पुतिन की जान लेने की पहली कोशिश थी जिससे वे बच गया था। अब मैं आपको उस इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी घटना की ओर ले जाती हूँ जिसे आज भी बहुत से लोग सच मानते हैं कि यही वे सब कुछ था जो रास्पुतिन की मौत के दिन हुआ। असल में क्या हुआ? विज्ञान आज इस घटना को एक अलग नजरिए से देखता है और जो सच्चाई सामने आई है वह इस लोकप्रिय कहानी से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आज मैं आपको वही पुरानी कहानी सुनाती हूँ जो दशकों से लोगों के दिल और दिमाग में बसी हुई है। रास्पुतिन की रहस्यमय और बिलीव ना करने वाली मौत की कहानी। ये घटना है दिसंबर 1916 की। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। रूस इस युद्ध में पूरी तरह से पिछड़ चुका था, पर फिर भी दो लोग ऐसे थे जिनके कारण शाही परिवार अब तक संभला हुआ था। पहला था ग्रिगोरी रास्पुतिन, जिसकी बात किसी ने नहीं सुनी और जिसने रूस को युद्ध से दूर रहने की सलाह दी थी, और दूसरी थी जार की पत्नी अलेक्जेंड्रा, जिनके रास्पुतिन से बहुत ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे। इन दोनों को लेकर मीडिया और अखबारों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें फैल चुकी थीं। अब उस दौर के कुछ प्रभावशाली दरबारी, जिनमें जार के रिश्तेदार, चचेरे भाई राजकुमार और ऊंचे दर्जे के अधिकारी शामिल थे, उन्होंने एक साजिश रची। उसका नेतृत्व कर रहे थे प्रिंस यूसुपोव। साजिश की शुरुआत एक रात, आधी रात के बाद यूसुपोव ने रास्पुतिन को अपने घर पर एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया। उसे अपने आलीशान घर के बेसमेंट में बने एक बहुत बड़े कमरे में ले गया। रास्पुतिन को ये नहीं पता था कि उस समय उस घर में यूसुपोव और रास्पुतिन के अलावा कई लोग और भी मौजूद थे जो छिपे हुए थे और मौके की तलाश कर रहे थे। अब रास्पुतिन और यूसुपोव कमरे में बैठते हैं। यूसुपोव ने रास्पुतिन से कहा, थोड़ा केक खाओ। रास्पुतिन को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसने वह केक खा लिया। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। उस केक में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर मिला हुआ था। यूसुपोव को लगा कि पूरा केक खाने से रास्पुतिन मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते रहे। यूसुपोव और बाकी लोग इंतजार करते हैं कि अब ये गिरेगा, अब मर जाएगा, लेकिन रास्पुतिन बिल्कुल सामान्य बैठा रहा। फिर यूसुपोव ने रास्पुतिन को शराब ऑफर की। रास्पुतिन ने 3 गिलास शराब के पी लिए और इन गिलासों में भी वही जहर मिला हुआ था। एक सामान्य इंसान को अगर उस जहर की एक बूंद भी दे दी जाती तो वे वहीं मर जाता, लेकिन रास्पुतिन ने पूरा केक खा लिया था। फिर उसने 3 गिलास जहर मिली शराब पी ली और वह फिर भी जिंदा था। यहाँ से शुरू होती है रास्पुतिन की मौत की सबसे चर्चित, सबसे रहस्यमयी और सबसे बिलीव ना करने वाली कहानी, जिसका अगला हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। असल में हुआ क्या? रास्पुतिन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। वह शांत बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूसुपोव इंतजार करता रहा, लेकिन जब देखा कि रास्पुतिन मर ही नहीं रहा तो वह ऊपर गया और अपने साथियों को बताया वो नहीं मरा। अब अगला कदम, यूसुपोव नीचे गया और अपने साथ एक रिवॉल्वर लेकर आया। उसने रास्पुतिन से कहा, अपनी आंखें बंद करो और भगवान से प्रार्थना करो। रास्पुतिन ने कहा, ठीक है। जैसे ही रास्पुतिन ने अपनी आंखें बंद की, यूसुपोव ने उसे बहुत करीब से गोली मार दी। लेकिन चौंकाने वाली बात, रास्पुतिन फिर भी नहीं मरा। रास्पुतिन भाग खड़ा हुआ, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर भागा। जब वह दरवाजे से बाहर निकलने ही वाला था, तभी वहां पहले से छिपे हुए 2 बाकी उच्च अधिकारी सामने आए और 2 और गोलियां चलाईं। अब जाकर रास्पुतिन गिर पड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह हो चुकी थी। रास्पुतिन एक बड़ा नाम था, जार और रानी का सबसे करीबी। उसकी मौत का मतलब था एक बड़ी राजनीतिक सनसनी। अब साजिशकर्ताओं ने एक नई चाल चली। एक आदमी जिसे पहले से तैयार किया गया था, जो रास्पुतिन जैसा दिखता था, वैसे ही कपड़े पहनाए गए थे, उसे रास्पुतिन के घर भेजा गया था। रात थी, अंधेरा था और असली रास्पुतिन की लाश
को नेवका नदी में फेंक दिया गया था। अगली सुबह अफवाह फैली कि रासपुतिन की हत्या हो गई है। पुलिस जगह जगह छानबीन करने लगी। उसी समय 2 मजदूरों को खून के निशान और बर्फ पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया और फिर रासपुतिन की लाश खोज ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और लोग हैरान रह गए। उस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे खतरनाक जहर खाया था। उसने 3 गिलास शराब पी। उसे 3 गोलियां मारी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत डूबने से हुई थी। मतलब ये सब कुछ झेलने के बाद भी जब उसे नदी में फेंका गया वह जिंदा था। उसके फेफड़ों में पानी पाया गया, यानी वह डूबने से मरा था, ना कि जहर या गोली से। और यहीं से बनती है रासपुतिन की मौत एक लेजेंड। आज भी पूरी दुनिया में किसी की मौत को लेकर सबसे चर्चित कहानी है ग्रिगोरी रासपुतिन की मौत की कहानी। दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ खाया, 3 गोलियां झेली, नदी में डूबा, फिर भी डूबकर मरने से पहले वो जिंदा रहा। एक सदी से ज्यादा समय से यही कहानी रासपुतिन की मौत की सच मानी जाती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अगली बार मैं आपको ज़ार निकोलस द्वितीय, उसकी पत्नी अलेक्जेंड्रा और उसके सभी बच्चों की मौत की कहानी भी सुनाऊंगी। वो भी उतनी ही अजीब, रोमांचक और डरावनी है, लेकिन हाँ, वो पूरी तरह सच है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कल मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।